आज के डिस्कशन में हम चर्चा करेंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में, यानी कि टीयर सेकंड में डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव पेपर है वो आने वाला है। केवीएस एनवीएस ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें बताया गया कि टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड होंगे और टीयर फर्स्ट आप दे चुके हैं। टीयर सेकंड का पैटर्न किस तरीके का होगा? देयर विल बी सेपरेट टीयर सेकंड फॉर ईच पोस्ट that will be bilingual, that is in Hindi and English medium. However, for the post of PGT Modern Indian Language and TGT Third Language, the merit of test will be in language concerned. Tier second for all the post will be subject knowledge examination, combination of pen paper and OMR based as per details mentioned below. The test will be of 2.5 hours duration without any time limit for each part of the test individually. Component of the test बोला है detailed syllabus on KVS and NVS website recruitment heading, तो सिलेबस भी दिया गया है, उसको भी हम चर्चा करेंगे। ऑब्जेक्टिव 60 क्वेश्चन होंगे और डिस्क्रिप्टिव 10 क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे? 70 हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव का 60 मार्क्स होगा और डिस्क्रिप्टिव के 40 मार्क्स होंगे। टोटल कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो टीयर सेकंड है वो किस तरीके का होगा, वो डिटेल सिलेबस भी मैं आपको बता देता हूँ। Syllabus of examination of all teaching and non-teaching posts to be filled through direct recruitment for tier second. तो टीयर सेकंड यहाँ पर बताया गया। टीयर सेकंड डिटेल्ड सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, प्रोस्पेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, ये एसी के लिए बोला गया है। इसके साथ में अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग, डी पार्ट दिया है क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट, ई में बोला है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, प्रोस्पेक्टिव इन एजुकेशन, मैनेजमेंट सुपरविजन एंड लीडरशिप यहाँ पर बताया गया। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस है, थर्ड पार्ट दिया गया है एसी पोस्ट के लिए। इसके बाद में आप आ जाइए टीयर सेकंड प्रिंसिपल पोस्ट के लिए, प्रोस्पेक्टिव एंड एजुकेशन एंड लीडरशिप, इसमें अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, साथ में बी पार्ट है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन टीचिंग लर्निंग, डी पार्ट में क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप है, ये भी बताया गया है। मैनेजमेंट एंड सुपरविजन एंड लीडरशिप है, इसमें बहुत सारे पार्ट हैं वो दिए गए हैं। इसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस है, जिसमें ऑफिस प्रोसीजर, ऑफिस मैनेजमेंट, सीसीए रूल्स है, सीसीएस कंडक्ट रूल्स है, फंडामेंटल सप्लीमेंट्री रूल है, एफआरएसआर है, टीए रूल्स है, लीव रूल्स है, प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल बजट है, इसके साथ में मेडिकल अटेंडेंस रूल्स है और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, इनकम टैक्स, जीएसटी, पोस्ट, पोक्सो, बहुत सारे टॉपिक हैं वो दिए गए हैं। वाइस प्रिंसिपल के लिए भी ये सिलेबस दिया गया है। तो डिटेल सिलेबस है, केवीएस एनवीएस ने डाल दिया है, आप देख सकते हैं। सारी पोस्ट के लिए, पीजीटी के लिए भी बता दिया है डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर किस तरीके से होगा। केवीएस एनवीएस की वेबसाइट पर जा करके और डिटेल सिलेबस टीयर सेकंड का देख सकते हैं। अभी हम चर्चा करेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर किस तरीके का हो सकता है। डिस्क्रिप्टिव टाइप के 10 क्वेश्चंस को हम चर्चा करेंगे प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। तो चलिए साथियों देख लेते हैं केवीएस एनवीएस का डिस्क्रिप्टिव टाइप का मॉडल पेपर है वो किस तरीके का होगा। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए हम चर्चा करेंगे। देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पहले मैं हिंदी में बताऊंगा और अगर आप चाहते हैं तो इंग्लिश में भी मॉडल क्वेश्चन पेपर है वो चर्चा कर लेंगे। प्रश्न देखते हैं। किसी विद्यालय में एक अनुदेशक नेता के रूप में प्रधानाध्यापक की भूमिका का वर्णन करें। प्रधानाध्यापक यानी कि प्राचार्य है, वो एक अनुदेशक नेता के रूप में किस तरीके से भूमिका निभाता है। इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिख सकते हैं? एक अनुदेशात्मक नेता के रूप में एक प्रधानाचार्य केवल एक प्रशासनिक नियंत्रण के बजाय शिक्षण सीखने की प्रक्रियाओं में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करता है। बहुत ही अच्छी बात बताई गई है। भूमिका में एनईपी 2020 के अनुरूप एक स्पष्ट शैक्षणिक दृष्टि स्थापित करना, शिक्षकों को सलाह देना, कक्षा प्रथाओं की निगरानी करना और शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र को बढ़ावा देना शामिल है। ये अनुदेशक नेता के रूप में कार्य हो जाएगा, भूमिका हो जाएगी। एक प्रभावी निर्देशात्मक नेता योग्यता आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित करता है,
रचनात्मक मूल्यांकन का उपयोग सुनिश्चित करता है। बहुत अच्छी बात बताई गई है, रचनात्मक मूल्यांकन का उपयोग करता है। आईसीटी उपकरणों को एकीकृत करता है और शिक्षकों के निरंतर व्यावसायिक विकास सीपीडी को बढ़ावा देता है। नियमित शैक्षणिक समीक्षा, सीखने के परिणामों का विश्लेषण और उपचारात्मक रणनीतियां निर्देशात्मक नेतृत्व का मूल है। प्रिंसिपल है वो अनुदेशात्मक नेता के रूप में किस तरीके से भूमिका निभा सकता है, ये प्रश्न का सार आपने देख लिया, उत्तर देख लिया। अगला सवाल देख लेते हैं। एनईपी 2020 स्कूल प्रिंसिपल की भूमिका को कैसे फिर से परिभाषित करता है, कैसे फिर से रीडिफाइन किया है? मॉडल उत्तर देख लीजिए, इसका स्टैंडर्ड उत्तर क्या हो सकता है? एनईपी 2020 प्रिंसिपल को महज एक प्रशासक के बजाय एक परिवर्तनकारी नेता के रूप में फिर से परिभाषित करता है। नीति अकादमिक नेतृत्व, जवाबदेही के साथ स्वायत्तता और समग्र स्कूल विकास पर जोर देती है। मतलब कि एनईपी 2020 वो क्या कहती है? अकादमिक नेतृत्व और जवाबदेही के साथ स्वायत्तता और समग्र स्कूल विकास पर जोर देती है, तो ये उसको करना होगा, प्रिंसिपल को देखना होगा। प्रधानाध्यापकों से अपेक्षा की जाती है कि वे बहुविषयक शिक्षा, अनुभवात्मक शिक्षा शास्त्र, मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता, एफएलएन, समावेशन और 21वीं सदी के कौशल को बढ़ावा दे। एनईपी शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों यानी कि एनपीएसटी और नेतृत्व विकास कार्यक्रमों के माध्यम से नेतृत्व प्रशिक्षण पर भी प्रकाश डालता है। एनईपी 2020 के अनुसार प्रिंसिपल की भूमिका है, ये सभी मुख्य बिंदुओं पर निर्भर करेगी। प्रश्न का मॉडल आंसर है, आपने देख लिया। अगला सवाल देख लेते हैं। थर्ड, विद्यालय प्रबंधन में संस्थागत नियोजन के महत्व को समझाइए। अनुदेशात्मक नेता के रूप में आप कैसे कार्य करेंगे, उसके बारे में भी प्रश्न पूछ लिया। मॉडल आंसर हमने चर्चा कर लिया। अभी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, इस पर भी प्रश्न है वो पूछा जा सकता है, आपके सिलेबस में रखा गया है। तो विद्यालय प्रबंधन में संस्थागत नियोजन के महत्व को समझाइए। संस्थागत नियोजन शैक्षणिक और प्रशासनिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्थित रोड मैप प्रदान करता है। इसमें दृष्टि निर्धारण, स्थिति जन्य विश्लेषण, लक्ष्य निर्धारण, संसाधन आवंटन, आवधिक समीक्षा शामिल है। ये सब चीजें शामिल हैं। एक प्रधानाचार्य के लिए संस्थागत योजना मानव और भौतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करती है, जवाबदेही में सुधार करती है और स्कूल की गतिविधियों को केवीएस एनवीएस के संगठनात्मक उद्देश्यों के साथ संरेखित करती है। वार्षिक स्कूल विकास योजनाएं एसडीपी प्रगति की निगरानी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में मदद करती है। ये संस्थागत नियोजन के महत्व को बताता है विद्यालय प्रबंधन में। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट पर भी क्वेश्चन हो गया। अगला सवाल देख लेते हैं। फोर्थ, ये प्रश्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट और जीएफआर पर है। एक आहरण एवं संवितरण अधिकारी डीडीओ के रूप में एक प्रिंसिपल की प्रमुख जिम्मेदारियां क्या हैं? तो डीडीओ के रूप में प्रिंसिपल की क्या भूमिकाएं हो सकती हैं? इसका उत्तर देख लीजिए। डीडीओ के रूप में प्रिंसिपल जीएफआर 2017 के अनुसार सरकारी धन के उचित उपयोग के लिए जिम्मेदार है। सरकारी धन का उपयोग करने के लिए निर्देश दिए गए जीएफआर 2017 के अनुसार उसको मानना होगा, खर्च करना होगा। डीडीओ के रूप में कौन कौन से कर्तव्य हो जाएंगे? कर्तव्यों में बजट तैयार करना, व्यय नियंत्रण, जीईएम मतलब कि जेम के माध्यम से खरीद, वित्तीय रिकॉर्ड बनाए रखना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना शामिल है। प्रिंसिपल को वित्तीय अनियमितताओं को रोकना होगा, वित्तीय शक्तियों के निर्धारित प्रत्यायोजन का पालन करना होगा और उपयोगिता प्रमाण पत्र और ऑडिट अनुपालन समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करना होगा। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट और जीएफआर पर क्वेश्चन आ गया, तो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। सारगर्भित उत्तर आपको लिखना होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। फिफ्थ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपके सिलेबस में दिया है। मॉडल क्वेश्चन क्या हो सकता है? एक प्रधानाचार्य किसी स्कूल में प्रभावी स्टाफ प्रबंधन कैसे सुनिश्चित कर सकता है? प्रभावी कर्मचारी प्रबंधन में कर्तव्यों का उचित आवंटन मतलब ड्यूटीज है वो अलॉट करना, प्रदर्शन मूल्यांकन, ड्यूटी अलॉट होने के बाद में परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करना होगा। प्रेरणा और शिकायत निवारण शामिल है। प्रेरणा भी देना होगा और शिकायत होती है तो उसका निवारण भी करना होगा। एक प्रधानाचार्य को सेवाकालीन प्रशिक्षण के माध्यम से टीम वर्क, पेशेवर नैतिकता और क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करना चाहिए। पारदर्शी संचार,
अच्छे काम की पहचान और सहभागी निर्णय लेने से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है। मनोबल भी आपको बढ़ाना है। सेवा नियमों, आचरण नियमों और अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं का उचित कार्यान्वयन प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करता है। ये सभी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आ जाएंगे। अगला सवाल देख लीजिए, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने में प्रधानाध्यापक की भूमिका पर चर्चा करें। उत्तर देख लीजिए, इसका क्या उत्तर हो सकता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों यानी कि CWSN के लिए एक समावेशी स्कूल वातावरण बनाने में प्रधानाध्यापक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें RPWD अधिनियम 2016 के प्रावधानों को लागू करना, बाधा मुक्त बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करना और संसाधन समर्थन की सुविधा प्रदान करना शामिल है। शिक्षकों को संवेदनशील बनाना, व्यक्तिगत शिक्षा योजनाओं मतलब कि IEP का उपयोग, माता पिता के साथ सहयोग और प्रशस्त ऐप जैसे उपकरणों का प्रभावी उपयोग प्रारंभिक पहचान और हस्तक्षेप में मदद करता है। ये किसके लिए हो जाएगा? CWSN बच्चों के लिए हो जाएगा। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने में प्रधानाध्यापक की क्या भूमिका हो सकती है? इन सभी बिंदुओं को आप उत्तर में शामिल कर सकते हैं। ये सवाल किस पर आधारित है? स्टूडेंट डिसिप्लिन एंड वेलफेयर पर है। मतलब कि टॉपिक यहाँ क्या लिया गया है? स्टूडेंट डिसिप्लिन एंड वेलफेयर पर है। किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है? बाल अनुकूलन प्रथाओं को सुनिश्चित करते हुए एक प्रधानाचार्य को छात्र अनुशासन के मुद्दों को कैसे संबोधित करना चाहिए? बाल अनुकूल प्रथाओं को ध्यान रखना है आपको और छात्र अनुशासन के मुद्दों को आपको संबोधित करना है, निपटाना है प्रधानाचार्य के रूप में। एक प्राचार्य को दंडात्मक उपायों के बजाय निवारक और सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। बड़ी अच्छी बात बताई गई है। अनुशासन नीतियों को बाल अधिकारों, CBSE, KVS, NVS दिशा निर्देशों और सकारात्मक अनुशासन के सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। परामर्श, मूल्य शिक्षा, छात्र भागीदारी और माता पिता की भागीदारी प्रभावी उपकरण है। मतलब कि काउंसलिंग करना, मूल्य शिक्षा देना, वैल्यू एजुकेशन देना और छात्र भागीदारी, माता पिता की भागीदारी है, वो प्रभावी उपकरण है। ये सभी प्रभावी उपकरण है जो कि छात्र अनुशासन के मुद्दों को संबोधित करते हैं। शारीरिक दंड को सख्ती से प्रतिबंधित करना चाहिए और शिकायत निवारण समितियों जैसे तंत्र क्रियाशील होने चाहिए। मतलब कि जो भी ग्रीवांसेज है उनको निपटाया जाना चाहिए, तो अनुशासन है अपने आप बन जाएगा। स्टूडेंट डिसिप्लिन वेलफेयर के बारे में भी प्रश्न हो गया। अगला सवाल देख लेते हैं, 8वां, और ये किस पर आधारित है? ये है डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सेफ्टी पर आधारित है। डिजास्टर मैनेजमेंट सेफ्टी भी आपको देखनी है। प्रश्न किस तरीके से बन सकता है? स्कूल आपदा प्रबंधन योजना SDMP के महत्व को समझाइए। स्कूल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान आपको बनाना है, तो इसके महत्व को कैसे समझा सकते हैं? प्रिंसिपल के रूप में आप एक SDMP प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं के लिए तैयारी सुनिश्चित करता है। प्रिंसिपल योजना के विकास, कार्यान्वयन और समय समय पर समीक्षा के लिए जिम्मेदार है। योजना बनाना, उसको कार्यान्वित करना और समय समय पर उसका रिव्यू करना, ये उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी, प्राचार्य की जिम्मेदारी हो जाएगी। इसमें जोखिम मूल्यांकन, निकासी अभ्यास, क्षमता निर्माण, स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय और संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। नियमित मॉक ड्रिल और जागरूकता कार्यक्रम जीवन और संपत्ति के नुकसान को कम करने में मदद करते हैं। तो आपको क्या करना होगा? SDP प्लान के अनुसार क्या करना होगा? इन सभी बिंदुओं का आप उल्लेख कर सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, 9वां, कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन पर क्वेश्चन किस तरीके से हो सकता है? एक प्रधानाचार्य स्कूल सामुदायिक संबंधों को कैसे मजबूत कर सकता है? प्रिंसिपल है वो स्कूल और कम्युनिटी के संबंधों को कैसे मजबूत बना सकता है? मजबूत स्कूल समुदाय संबंध सीखने के परिणामों और जवाबदेही को बढ़ाते हैं। अगर स्कूल और समुदाय का संबंध मजबूत होगा तो वो क्या करेगा? सीखने के परिणामों को और जवाबदेही को बढ़ाते हैं। एक प्रिंसिपल PTM, स्कूल प्रबंधन समिति, SMC और सामुदायिक आउटरीच कार्यक्रमों के माध्यम से माता पिता को शामिल कर सकता है। स्थानीय संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों और पूर्व छात्रों के साथ सहयोग, संसाधन जुटाने और छात्रों के समग्र विकास में सहायता करता है। सामुदायिक सहभागिता स्थानीय शैक्षिक चुनौतियों से निपटने में मदद करती है। तो बहुत सारी बातें बताई गई है। कम्युनिटी के साथ में किस तरीके से स्कूलों को जोड़ा जा सकता है,
प्रिंसिपल के क्या रोल हो सकते हैं। और आज का अंतिम सवाल है, 10वां सवाल है, वो आधारित है किस पर, कौन से टॉपिक को कवर किया गया है? यूज ऑफ आईसीटी एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स। स्कूली शिक्षा में आईसीटी को एकीकृत करने में प्रधानाचार्य की भूमिका का वर्णन करें। बड़ा ही लॉजिकल और अच्छा सा क्वेश्चन है। उत्तर देख लीजिए। प्रिंसिपल आईसीटी सक्षम शिक्षण, स्मार्ट कक्षाओं और डिजिटल मूल्यांकन को बढ़ावा देकर डिजिटल परिवर्तन के लिए एक सूत्रधार के रूप में कार्य करता है। शिक्षक प्रशिक्षण सुनिश्चित करना, दीक्षा, पीएम ई विद्या और स्कूल ईआरपी सिस्टम जैसे प्लेटफॉर्मों को प्रभावी उपयोग प्रशासनिक दक्षता और सीखने के परिणामों में सुधार करता है। साइबर सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के जिम्मेदार उपयोग पर भी जोर दिया जाना चाहिए। आईसीटी और डिजिटल इनिशिएटिव पर आधारित क्वेश्चन भी हमने कर लिया। डियर फ्रेंड्स, टियर फर्स्ट आप दे चुके हैं, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर भी वीडियो मैंने आपको बना दिया है। और टियर सेकंड के सिलेबस को करिए, साथ में ही लिखना पड़ेगा आपको। लिखने की प्रैक्टिस भी आप करिए। डिस्क्रिप्टिव टाइप के सिलेबस पर इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप नॉलेज मंडली पर बने रहिए। मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, आप कमेंट भी कर सकते हैं। बाला कला श्रृंखला है वो डेडिकेटेड है किसके लिए? सॉल्व पेपर्स के लिए। डिस्क्रिप्टिव पेपर पर आधारित क्वेश्चन सीरीज बाला कला श्रृंखला फर्स्ट अगर आपको पसंद आई है तो लाइक शेयर करें और आप कमेंट भी करिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे कि नया कोई अपडेट आए तो आपको अलार्म मिल जाए। और साथ में नॉलेज मंडली को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।